जब भी हिमालय का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, है ना? लेकिन आज हम जिस रहस्यमयी दुनिया की बात करने वाले हैं वो महज कोई पत्थरों का पहाड़ नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे नंदा देवी की। इसे सिर्फ एक चोटी मत समझिएगा, ये एक जीती जागती सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ सदियों पुरानी मान्यताएं, लोगों का अटूट विश्वास और आज का एडवांस विज्ञान दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े नजर आते हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक पहाड़ लाखों लोगों की आस्था और उनके जीवन का केंद्र बन सकता है। इस एक्सप्लेनर में हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम नंदा देवी से जुड़े उन पुराने मिथकों को समझेंगे जो वहां की हवाओं में घुले हैं। फिर चलेंगे हिमालयन महाकुंभ की तरफ और उसकी विशालता को महसूस करेंगे। इसके बाद बात करेंगे एक बेहद रहस्यमयी 4 सींगों वाले दूत की। और हाँ, 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कंकालों की झील के खौफनाक राज से भी पर्दा उठाएंगे। और आखिर में देखेंगे कि आज के समय में इस दुर्गम इलाके में ट्रैकिंग करना कितना मुश्किल है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नंदा देवी के मिथक और पौराणिक कथाएं। आखिर इस पूरे हिमालयी कल्चर की आध्यात्मिक नींव क्या है, आइए देखते हैं। अब अगर हम प्राचीन दुर्गा सप्तशती के पन्ने पलटें तो वहां नंदा देवी को पूरे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा बताया गया है, मतलब वो शक्ति जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। लेकिन पता है, गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों के लिए ये रिश्ता बहुत ही पर्सनल और आत्मीय है। उनके लिए वो सिर्फ एक सर्वोच्च देवी नहीं है, बल्कि हिमालय की अपनी लाडली बेटी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक उनका जन्म मैनावती और हिमवान ऋषि के घर हुआ था और शादी हुई भगवान शिव से। तो लॉजिकली ये पूरा हिमालय इलाका उनका मायका हुआ और वो जो बर्फ से जमा हुआ कठोर कैलाश है ना, वो उनका ससुराल। और यही रिश्ता यहाँ के लोगों की पहचान का सबसे अहम हिस्सा है। अब जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। एक बेटी जो अपनी बहनों को तो हरी भरी वादियों में बसते हुए देखती है, लेकिन खुद एक वीरान बर्फीले पहाड़ पर ब्याही जाती है। गढ़वाल और कुमाऊं में जो नंदा जागर नाम के पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं ना, उनमें यही दर्द झलकता है। इन गीतों में देवी रो रो कर विलाप करती हैं कि कैसे उनकी बहनों की शादी तो सोमेश्वर और बागेश्वर जैसी खूबसूरत गर्म घाटियों में हुई और उन्हें भेज दिया गया उस डरावने और ठंडे कैलाश में। मायके की इसी याद और दर्द की वजह से ही यहाँ के लोग हर 12 साल में अपनी इस लाडली बेटी को पूरे सम्मान के साथ मायके बुलाते हैं और फिर भारी मन से विदा करते हैं। अच्छा, नौटी गांव के मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है जो बहुत ही नाटकीय है, कन्नौज का श्राप। लोक कथाओं के अनुसार नंदा देवी राजा भानु प्रताप की बेटी थी। उनकी एक बहन भी थी, रानी बलम्फा, जिनकी शादी कन्नौज के राजा जसधवल से हुई थी। तो हुआ यूं कि एक बार नंदा देवी अपनी बहन से मिलने कन्नौज के दरबार में गईं। वहां उन्होंने अपनी बहन का प्यार परखने के लिए उनका पूरा राज्य ही मांग लिया। अब रानी बलम्फा ने अहंकार में आकर साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, नंदा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो वहां से अंतर्धान हो गई और उनके दिए गए एक भयानक श्राप से पूरा का पूरा कन्नौज राज्य देखते ही देखते तबाह हो गया। और कहा जाता है कि इसी श्राप से मुक्ति पाने और देवी को शांत करने के लिए वो विशाल राजजात यात्रा शुरू की गई थी। और यहीं से शुरुआत होती हमारे दूसरे हिस्से की, हिमालयन महाकुंभ। चलिए देखते हैं कि ये जो सदियों पुरानी कहानियां हैं, ये असल जिंदगी में कितनी विशाल और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा का रूप ले चुकी हैं। ये नंबर देखिए 280। जरा इमेजिन कीजिए, बिना जूतों के, बिल्कुल नंगे पांव, खतरनाक खाइयों, घने जंगलों और धारदार पथरीले रास्तों के बीच 280 किलोमीटर पैदल चलना। ये कोई मामूली ट्रैक नहीं है। इसी को नंदा देवी राजजात यात्रा या हिमालयन महाकुंभ कहा जाता है। करीब 19-20 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु मौसम की हर मार झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके पैरों से खून तक बहने लगता है, लेकिन देवी पर उनकी जो अंधी आस्था है ना, वो उन्हें रुकने नहीं देती। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दुनिया की सबसे लंबी और खतरनाक धार्मिक यात्राओं में से एक है, जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी यात्रा के आगे आगे क्या चलता है, तो वो है छतोली। ये एक बहुत ही पवित्र पालकी या छतरी होती है, जिसे हिमालय के खास रिंगाल बांस से बड़ी ही बारीकी से बनाया जाता है। आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां हम हर चीज के लिए तकनीक पर डिपेंड है, वहीं लाखों लोग इस छतोली के पीछे पीछे ऐसे चलते हैं जैसे किसी सम्मोहन में हों।
ये छतोली देवी का एक तरह से सिंबॉलिक वाहन है। नौटी गांव के नौटियाल ब्राह्मण और शाही कुंवर परिवार मिलकर इस पूरी यात्रा को मैनेज करते हैं और ये सफर शुरू होता है नौटी गांव से और जाता है सीधे 16,500 फीट ऊपर होमकुंड तक। मतलब ये इंसान की शारीरिक और मानसिक सीमाओं का अल्टीमेट टेस्ट है। अब आते हैं भाग 3 पर, 4 सींगों वाला दूत। इस महान यात्रा के बारे में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस पूरे हुजूम का नेतृत्व कोई इंसान नहीं करता। अगली यात्रा 2027 में होने वाली है और आपको जानकर हैरानी होगी कि चमोली जिले के कोटी गांव में एक बहुत ही खास जीवित दूत पहले ही मिल चुका है। और ये दूत कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा मेमना है जिसके सिर पर 4 सींग उगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस 4 सींगों वाले मेढ़े की असलियत क्या है? और बस यहीं पर आकर पीढ़ियों पुरानी आस्था और आज की बायोलॉजी दोनों बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग नजरिया हैं। एक तरफ हैं स्थानीय लोग और नंदा देवी राजजात समिति। उनका पक्का विश्वास है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये चौसिंघ्या खाड़ू है, यानी भगवान शिव का वो पवित्र दूत जो विशेष रूप से देवी नंदा को कैलाश वापस ले जाने का रास्ता दिखाने के लिए ही पैदा होता है और यात्रा के आखिर में इसे हिमालय की बर्फीली वादियों में हमेशा के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारतीय वन्यजीव संस्थान और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो वो इसे एक बेहद दुर्लभ जेनेटिक घटना बताते हैं जिसे पॉलीसेरेट म्यूटेशन कहते हैं। वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ये कोई रैंडम म्यूटेशन है या इसकी डीएनए में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। विज्ञान और आस्था का इतना जीवंत टकराव दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, कंकालों की झील के छिपे हुए राज। इसी यात्रा के रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहां दुनिया का सबसे खौफनाक और अनसुलझा रहस्य बर्फ के नीचे दबा हुआ है। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद रूपकुंड झील का इतिहास किसी हॉरर थ्रिलर से कम नहीं है। बात 1942 की है, जब वन रक्षक एच.के. माधवल वहां गश्त कर रहे थे। अचानक उन्हें बर्फ के बीच से इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बाहर निकली हुई दिखाई दी। वहां सैकड़ों नर कंकाल बिखरे पड़े थे। शुरू में सबको लगा कि शायद ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रास्ता भटके हुए जापानी सैनिक होंगे, लेकिन असली ट्विस्ट तो 2019 में आया, जब नेचर कम्युनिकेशंस ने इन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया तो पूरी विज्ञान की दुनिया हिल गई। पता चला कि ये कंकाल किसी एक घटना या एक समय के हैं ही नहीं। एक ग्रुप 800 ईस्वी के आसपास का था जो साउथ एशियन था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि दूसरा ग्रुप 1800 ईस्वी का था और उनका डीएनए ग्रीक और मेडिटेरेनियन लोगों से मैच कर रहा था। अब खुद सोचिए, 19वीं सदी में ग्रीस के लोग हिमालय की इतनी जमा देने वाली ऊंचाई पर आखिर क्या कर रहे थे? और इस खौफनाक रहस्य के मामले में ना सबसे गजब की बात यह है कि यहाँ की लोकल कहानियाँ और मॉडर्न फोरेंसिक साइंस दोनों का इशारा एक ही तरफ है। यहाँ की सदियों पुरानी कहानी कहती है कि कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी नर्तकियों ने यहाँ खूब शोर शराबा और नाच गाना किया, जिससे देवी नंदा इतना क्रोधित हो गईं कि उन्होंने आसमान से लोहे के ओलों की बारिश कर दी और सबको मार डाला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों को भी फोरेंसिक सबूतों में ठीक यही बात मिली। कंकालों की खोपड़ियों पर जो फ्रैक्चर मिले हैं वो किसी हथियार के नहीं हैं, बल्कि क्रिकेट की गेंद जितने बड़े भारी ओलों की गिरने की वजह से हुए हैं। यानी मिथक और विज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मौत आसमान से ही बरसी थी। बस फर्क इतना है कि विज्ञान कहता है कि ये मौतें सदियों के गैप में अलग अलग समूहों के साथ हुई थी। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आज के समय में नंदा देवी की ट्रैकिंग। इन प्राचीन मिथकों और फोरेंसिक रहस्यों को जानने के बाद ये जानना भी तो जरूरी है ना कि आज अगर कोई वहां जाना चाहे तो जमीनी हकीकत क्या है। देखिए, आज के ट्रेकर्स के लिए इस खतरनाक इलाके में सही समय चुनना ही जिंदगी और मौत के बीच का अंतर तय करता है। अगर आप वसंत ऋतु यानी मई जून के आसपास जाते हैं तो मौसम काफी सुहावना रहता है। चारों तरफ जंगली फूल खिले होते हैं और नंदा देवी की बर्फीली चोटियां भी साफ दिखती हैं। हालांकि रास्तों पर आपको खतरनाक बर्फ मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर आप फोटोग्राफी के दीवाने हैं तो सितंबर-अक्टूबर का समय आपके लिए बिल्कुल स्वर्ग है। आसमान शीशे की तरह साफ होता है, लेकिन हाँ, रात में ठंड इतनी होती है कि आपकी हड्डियां तक कंपा दे। और रही बात मॉनसून या सर्दियों की, तो भाई उस वक्त भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड के कारण वहां जाना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है।
इस 8 दिन की यात्रा का रास्ता ही आपको इसके रोमांच का अंदाजा दे देगा। शुरुआत होती है दिल्ली से जोशीमठ की एक लंबी ड्राइव के साथ। फिर लता गांव से असल ट्रैक शुरू होता है, जहां आपको घने जंगल और छोटे छोटे झरने मिलेंगे। लेकिन असली खेल तो धाकुरी के बाद शुरू होता है। नगारू की तरफ जाते हुए ट्रैकर्स को ऐसी रेजर की तरह पतली पतली लकीरों या रिजेस से गुजरना पड़ता है, जहां आपका एक भी गलत कदम आपको सीधे हजारों फीट गहरी खाई में ले जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है, सांसें उखड़ने लगती हैं और फाइनली 6000 मीटर यानी करीब 20,000 फीट ऊपर नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप तक पहुंचना, ये आपके फेफड़ों और हिम्मत दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पहुँचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत ही सख्त फिजिकल फिटनेस चाहिए, क्योंकि ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन का लेवल गिरता है। तो एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए एक्लिमेटाइजेशन यानी शरीर को मौसम के हिसाब से ढालने के लिए कुछ दिन रहना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके अलावा ये पूरा इलाका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत ही संरक्षित और प्रतिबंधित हिस्सा है, इसलिए यहाँ का परमिट हासिल करना एक काफी जटिल प्रोसेस है। और हाँ, -डिग्री टेम्परेचर और बर्फीली हवाओं से बचने के लिए लेयरिंग वाले खास गर्म कपड़े पहनना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो इस एक्सप्लेनर में हमने बहुत कुछ देखा, धर्म की गहराइयों से लेकर 280 किलोमीटर की नंगे पांव आस्था तक, 4 सींगों वाले दूध के जेनेटिक रहस्य से लेकर कंकालों की झील की खौफनाक फोरेंसिक पहेली तक। नंदा देवी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये इंसानी संस्कृति, मॉडर्न साइंस और एक्सट्रीम एडवेंचर का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। तो इन सब चीजों के बीच वो प्राचीन कहानियां, विज्ञान के चौंकाने वाले रहस्य या फिर इंसान की परीक्षा लेने वाले वो खतरनाक रास्ते, आपको नंदा देवी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा हैरान करता है? सोचिएगा जरूर कि अगली बार जब आप हिमालय की तस्वीरें देखेंगे तो क्या आपको सिर्फ बर्फ से ढके निर्जीव पहाड़ नजर आएंगे, या फिर वो सदियों पुरानी आस्था और रहस्य भी महसूस होगा जो नंदा देवी के कण कण में बसा है।